प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम 15वां चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न रोगों के चिकित्सीय आहार के बारे में। इससे पहले हम 1 से लेकर 14 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं। यदि आप उन सारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा चैप्टर है वो है 15, जिसका नाम है विभिन्न रोगों में चिकित्सीय आहार। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि विभिन्न रोगों में चिकित्सीय आहार के बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर का ही ये नाम है। तो चलिए देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि आहार आयोजन की इस पद्धति में रोगानुसार सामान्य आहार में परिवर्तन लाकर रोग का आहार द्वारा उपचार किया जाता है। देखिए, आहार आयोजन जो होती है, इनकी पद्धति में रोगाणु जैसा लोगों को रोग है उसके अनुसार से सामान्य आहार में, जो डेली लाइफ में हम लोग जैसे आहार करते हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति करता है, उसी को हम लोग आधार मान लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे वाले चैप्टरों में भी पढ़ा था। तो सामान्य आहार में परिवर्तन लाकर रोग का आहार द्वारा उपचार किया जा सकता है। यानी कि अगर हमको जिसको रोग हुआ है, अगर उसको हमको उपचार करनी हो, तो जो जनरल जीवन में जो हम लोग आहार लेते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ जाती है हमें, तब जाकर शायद हम रोगियों को हम बचा सकते हैं, है ना। तो आहार में कुछ परिवर्तन करना हमें पड़ जाता है, ना कि जैसे हम लोग स्वस्थ जिस टाइम पर रहते हैं और जैसा हम लोग आहार लेते हैं वैसा रोग होने के समय में वैसी हम आहार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ समस्या होती है उस समय। तो कहीं ना कहीं हमको आहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है, बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर शायद हम अपने आहार के मामले में अपने रोगों को खुद ब खुद उपचार दे सकते हैं। चलिए, इसका कुछ उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। उदाहरण आपके सामने है कि जैसे मधुमेह रोग में कार्बोज का उपापचय ठीक ना होने के कारण रक्त में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि उपयुक्त आहार के द्वारा ही नियंत्रण में लाई जाए, जो कि उपयुक्त आहार के द्वारा ही नियंत्रण में लाई जा सकती है। मीन्स हम अपने आहारों में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हम लोग जिस मात्रा में हम लोग आहार पहले ले रहे थे उस मात्रा में हमें नहीं लेना पड़ेगा, या उस आहार में किसी चीज़ों की कमी रखनी पड़ेगी हमें। जैसे कि आपके सामने मधुमेह रोग का एक उदाहरण था कि कार्बोज की उपापचय क्या होती है, ठीक ना होने के कारण से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में हमको क्या करने की ज़रूरत है, आहार के द्वारा ही नियंत्रण इसको किया जा सकता है। आप देखे होंगे कई बार कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उसको चीनी की मात्रा कम लेना पड़ता है ना, नहीं तो और वो विस्तार हो जाएगा, सीरियस हो सकते हैं पेशेंट। तो और भी कई सारे ऐसी चीज़ें होती है जो कि उनको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे ऐसे आहार जो जिस समय वो स्वस्थ थे, जो लेता था वो आहार अपने डेली जीवन में, अब वो वैसा नहीं ले सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो वंचित रह जाता है। तो जब लोगों को रोग होती है तो कई सारे ऐसे आहार पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है ना, तब जाकर के शायद हम अपने रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि विभिन्न रोगों में चिकित्सीय आहार। चलिए अब हम लोग कुछ रोगों का नाम जानेंगे और उस रोग में
क्या चिकित्सीय आहार है, यानी आहार के द्वारा किस प्रकार से हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो पहला आपके सामने जो रोग है वो लिए हैं ज्वार, जिसको कि अंग्रेजी में फीवर भी कहा जाता है। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ताप जो है सामान्य से अधिक हो तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया है, ज्वार हो गया है। तो वही लिखा हुआ है कि ताप सामान्य से अधिक हो तो ज्वार कहते हैं उसे, है ना। और हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर फ़ारेनहाइट की बात किया जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो काफ़ी बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितनी होती है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4। इसको आप याद रखेंगे। चलिए, और फिर आपका आगे कुछ और लिखा हुआ इसमें कि ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में, यानी जब ज्वार हो किसी को, यानी फीवर हो किसी को, तो वैसी स्थिति में फलों का रस, ग्लूकोज का पानी, दूध, नारियल पानी, पतली दाल, अंडे, सब्जियों का रस, ब्रेड, अनाज इत्यादि का सेवन करना चाहिए। साथ ही मक्खन, घी, वनस्पति तेल, तला भोजन, गाढ़ी खीर आदि चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, फीवर के समय मक्खन, घी, वनस्पति तेल, तला भोजन, गाढ़ी खीर, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। जबकि फलों का रस, है ना, ग्लूकोज का पानी, दूध, नारियल पानी, पतली दाल, अंडे, सब्जियों का रस, ब्रेड, अनाज, इन सारी चीज़ों का सेवन करने की ज़रूरत पड़ती है जब हमें फीवर हो, और इन सारी चीज़ों से हमें वंचित रहने की ज़रूरत पड़ती है। इनका सेवन ना करें, क्योंकि अगर इसका सेवन करते हैं तो हमें परेशानी होगी और हमको जो जिस बीमारियों से हम सामना कर रहे हैं उस बीमारी में और बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो क्योंकि ये आसानी से नहीं पचती है, इसीलिए इनको लेना नहीं चाहिए उस वक्त। तो वही लिखा हुआ है, क्योंकि ये आसानी से जल्दी नहीं पचते हैं। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला है अतिसार। ये भी एक बीमारी है, अतिसार। अब देखिए, इसमें क्या होती है कि अतिसार उन कीटाणुओं द्वारा होता है जो निगले जाते हैं। उन कीटाणुओं द्वारा होता है जो क्या होते हैं, निगले जाते हैं। अतिसार से ग्रसित रोगी को पतला अगठित मल बार बार त्याग करना पड़ता है ना। और ये मल पानी की तरह पतले भी हो सकते हैं। कई बार तो पतले मल के साथ साथ उल्टियाँ भी लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में चावल का पानी, ताज़ा फलों का रस, नारियल पानी, स्तन, दूध, हल्की चीनी के साथ कम पत्ती की चाय आदि का सेवन करनी चाहिए। और साथ ही स्वच्छ पानी की उचित मात्रा के साथ ORS घोल बनाकर रोगी को पिलाएं। अब चलिए, आपके सामने लिखा हुआ है अगला रोग, जिसका नाम है पीलिया। चलिए, अब इनके बारे में जानते हैं। पीलिया को अंग्रेजी में जॉन्डिस भी कहा जाता है। देखिए, पीलिया रोग में बिलिरुबिन की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाने के कारण होता है। पीत नलिका में रुकावट होने पर बिलिरुबिन पित्ताशय में ना जाकर रक्त में बढ़ने लगता है, जिससे पीलिया रोग हो जाता है। अब आइए इसके लक्षण समझते हैं। देखिए, इसके जो लक्षण हैं, कैसे हम समझेंगे कि हमें पीलिया हो गई है। तो मल का सफ़ेद होना, मूत्र का पीला आना, जी मचलना व उल्टी होना, भूख में कमी इत्यादि, ये सारे अगर लक्षण हैं तो कहीं ना कहीं पीलिया की बीमारी होने की
संभावना रहती है। चलिए, और भी इसमें कुछ बातें हैं कि पीलिया में ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स तथा खनिज लवण जैसी पोषक तत्वों का आवश्यक होती है। यानी पीलिया की जब बीमारी हो तो वैसे में उस स्थिति में ऊर्जा की ज़रूरत, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और खनिज लवण की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सारे पोषक तत्वों को लेना बेहद ज़रूरी पड़ती है, तो लेना चाहिए। और चलिए, अब आपके सामने अगला जो रोग लिखा हुआ है वह है मधुमेह, जिसको कि डायबिटीज़ कहा जाता है। चलिए, तो मधुमेह ऐसा रोग है जिसमें शर्करा की मात्रा मूत्र के साथ निकलने लगती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी लोग इनसे परेशान हैं, डायबिटीज़ से। मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होती है, तो इंसुलिन नामक कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे, है ना। मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए, अब इसके लक्षण की अगर बात कही जाए, कैसे पता चलेगा कि लोगों को मधुमेह की बीमारी हो चुकी है, तो इसके लक्षण हैं कि मूत्र का बार बार आना, अधिक प्यास, अधिक भोजन, घाव भरने में अधिक समय लगना। ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मधुमेह की बीमारी हो चुकी है ना, या उसका प्रभाव लोगों में लग चुकी है। चलिए, अब अगला है वह, तो ऐसे टाइम पे कुछ भोजन से हमको वर्जित रखना पड़ता है, जैसे चीनी, गुड़, शहद, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोको कोला, किशमिश, खजूर, शकरकंद, आलू, सिंघाड़ा आदि। इन सारे भोजन से हमें, भोज्य पदार्थ से हमें अलग रहना पड़ता है ऐसे टाइम पे। यानी डायबिटीज़ जिनको हुआ है, जिन पेशेंट को, वैसे पेशेंट को इन सारी चीज़ों से अलग रहना पड़ता है, इनका सेवन नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर करे तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है फिर, तो इन सारी चीज़ों से वर्जित बेहद ज़रूरी है। चलिए, अब अगला जो आपके सामने रोग है वह है, देखिए, अगला है उच्च रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। कि जिस मनुष्य के शरीर में उपस्थित रक्त नसों में लगातार दौड़ता रहता है, वैसे मनुष्य जिसके शरीर में रक्त जो है उसकी नसों में लगातार दौड़ता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वैसे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की बीमारी लग गई है। इस रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा व पोषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन्स, लवण आदि पहुँचते हैं। और रक्त का मतलब हृदय कितनी गति से रक्त को पंप कर रहा है। रक्तचाप का मतलब होता है कि हमारे हृदय की गति जो है, गति से रक्त को कितना पंप कर रहा है, तो रक्तचाप का अर्थ यही होता है। साथ ही देखिए, सामान्य रक्तचाप मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार 120/80 mmHg से अधिक रक्त का दबाव अगर होता है, इससे ये देखिए काफ़ी बार परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाती है कि सामान्य रक्तचाप जो होती है वो कितनी होती है, तो 120/80, इसको आप याद रखेंगे। यदि इससे ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि उसको हाइपरटेंशन अथवा हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है उसको। तो कभी कभार आप सुने होंगे लोगों को कि इसको हाई ब्लड प्रेशर है, यानी इस सीमा से पार कर जाती है रक्तचाप, तब जाकर उसको हाइपरटेंशन अथवा हाई ब्लड प्रेशर के नाम से उसको जानते हैं। चलिए, अब जो है, तो ऐसे लोगों को मानसिक तनाव
इसका प्रमुख कारण है। फिर है कि सामान्यतः गर्भावस्था में भी गर्भवती महिला को उच्च रक्तचाप की परेशानी हो जाती है, परंतु यह गर्भावस्था के बाद सामान्य हो जाता है। चलिए, अब अगला जो आपके सामने रोग है वह है कब्ज। कब्ज होना आंतों से संबंधित रोग है। ये साधारण परंतु आम रोग है। ये रोग साधारण भी है परंतु आम रोग है कब्ज का। ऐसे रोगी को मल त्यागने में अत्यधिक कठिनाई होती है। ऐसे रोगी को बवासीर होने की संभावना रहती है। तो इस टाइम पे हमें किन किन भोज्य पदार्थों का वर्जित करना पड़ता है, यानी सेवन नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो वर्जित भोज्य पदार्थ कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको कि इस टाइम पे हमें इससे अलग रहना चाहिए। देखिए, मैदा, तले भोज्य पदार्थ, जितने भी तले हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, साथ ही मिर्च मसाले युक्त भोज्य पदार्थ, छना हुआ आटा, इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए कब्ज के समय। तो यहाँ पे ये मेरा चैप्टर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।